हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टीडीएस के ऊपर बात करने वाले हैं। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस टीडीएस से पूछे गए थे। साथ ही साथ जो यूकेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक दोनों ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मल भी इसका नॉलेज होना हमें इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में बातें करेंगे। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए, आपको पता चल रहा है यहाँ पे इस सोर्स से ये क्या कर रहा है, इससे कुछ कट कर रहा है। सपोज कीजिए मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करना है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 सैलरी पेमेंट करना था, बट पेमेंट करते टाइम मिस्टर बी को सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही पे किया गया। तो ये जो 10,000 यहाँ से गायब हो गया है, ये हमारा टीडीएस है। यानी कि जब सोर्स से पैसा आ रहा है वहीं पे जब टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता है उसे हम टीडीएस कहते हैं। डिटेल में समझेंगे मीनिंग ऑफ टीडीएस। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि हम जानते हैं, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कोई कंपनी या कोई पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है जहां पर टीडीएस डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है, अगर आपका पेमेंट जो थ्रेश होल्ड लिमिट है उससे एक्सीड हो जाता है, TDS has to be deducted at the rates prescribed by the tax department। हर एक एक्टिविटी के लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे लिए कुछ रेट्स बताए हैं जिस रेट्स पर हम TDS को चार्ज कर सकते हैं। The company or person that makes the payment after deducting TDS is called a deductor। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है TDS चार्ज करने के बाद, उस पर्सन को हम कहते हैं डिडक्टर। और जिस पर्सन को पेमेंट की जा रही है इसे हम कहेंगे डिडक्टी। ओके, सो इट इज डिडक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट। यहाँ पर डिडक्टर जो भी टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करेगा उसे गवर्नमेंट के पास उस अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा। सो टीडीएस इज डिडक्टेड irrespective of the mode of payment, cash, check or credit, and it is linked to the PAN of the deductor and deducted। जब भी आप टीडीएस का डिडक्शन करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, चाहे आप कैश में डील कर रहे हैं, चाहे आप चेक में डील कर रहे हैं, या अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस की भी है तब भी टीडीएस को चार्ज किया जा सकता है। और यहाँ पर डिडक्टर और डिडक्टी दोनों के ही ट्रांजैक्शन को, दोनों के ही अकाउंट को पैन से लिंक किया जाता है, जिससे सारे के सारे डिडक्शंस, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब जब हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो पेमेंट्स सैलरीज के रूप में हो सकती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हो सकते हैं, कमीशन की पेमेंट हो सकती है, रेंट, कंसल्टेशन फीस या फिर कोई प्रोफेशनल फीस भी हो सकती है। बट कंसल्टेशन फीस, प्रोफेशनल फीस, रेंट पेमेंट्स, इन सबको देखकर ये मत सोचना कि कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी घर में रह रहा है उसका जब वो रेंट पे करेगा तो टीडीएस चार्ज करने के बाद वो उसका रेंट पे करेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इन फ्यूचर आप इस टीडीएस का रिटर्न भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट एज अ टीडीएस पे कर चुके हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए पेज 10,000 टू बी एज कंसल्टेंसी चार्जेस। यहाँ पर ए क्या कर रहा है, बी को कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर रहा है ₹10,000। देन ए नीड्स टू डिडक्ट 10%, 1,000 which will be remitted to the government and pay B ₹9,000। सो एक्चुअल अमाउंट तो पे होनी थी 10,000, बट क्योंकि यहाँ पर टीडीएस चार्ज हुआ है 1% जो कि बनता है 1,000, इसे हम गवर्नमेंट के पास जमा करेंगे। हम यानी कि ए, जो कि हमारा क्या है, डिडक्टर। और बचा हुआ अमाउंट दैट इज 9,000 वो अमाउंट बी रिसीव करेगा जो है हमारा डिडक्टी। So the amount received by B will be 9,000
and 1000 as TDS credit with the government. Now B can adjust this TDS credit when filing the income return with the tax payable by B. अब जब B अपना इनकम टैक्स फाइल करेगा वहां पर ये इस TDS का क्रेडिट ले सकता है कि मैंने 1000 ऑलरेडी पे कर दिया है एज अ TDS. For example, at the end of the year, if B has a tax payable of 5000, B can adjust 1000 of TDS credit and remit the balance of 4000 to the government. अगर सपोज कीजिए at the end of the year B को 5000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने थे एज अ टैक्स, तो यहाँ पर 1000 का टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हुए बी सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा एज अ टैक्स. ठीक है, क्लियर है. आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा. यहाँ पर ए ने बी को कंसल्टेंसी फीस पे करी है, बट क्योंकि कंसल्टेंसी फीस पे यहाँ पर ए ने टीडीएस चार्ज किया 1%, जो कि गवर्नमेंट के पास जमा हो गया एज अ टीडीएस क्रेडिट, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो बी को पे कर दी गई. अब हम बात करते हैं कि कब हमें टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है. सो ड्यू डेट क्या है डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट. सो एज पर इनकम टैक्स the TDS must be deposited to the government by 7th of subsequent month. ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया था. पूरे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने क्वेश्चन दिया था और कहा था कि बताइए गवर्नमेंट को जब अमाउंट पे की जाएगी तो वो कौन सी डेट पे होगी, उसकी ड्यू डेट क्या होगी. सो एग्जाम्पल देखिए, टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून. अगर जून का कोई टीडीएस है जिसे पे किया जा रहा है गवर्नमेंट को, तो वो 7th ऑफ जुलाई को पे किया जाएगा. वैसे ही अगर टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च, तो इसे टिल 30 अप्रैल तक डिपॉजिट किया जा सकता है. अब आप कहेंगे यहाँ पे मार्च से 30 अप्रैल तक हम कैसे पहुंच गए, बिकॉज यहाँ पर 2 अकाउंटिंग पीरियड अब आपको देखने को मिलेंगे. एक अकाउंटिंग पीरियड क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च एंड हो चुका है, तो 7th अप्रैल लेने की बजाय हम 30 अप्रैल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा. सो फॉर टीडीएस डिडक्टेड ऑन रेंट, अगर रेंट की बात की जाए या फिर प्रॉपर्टी परचेज की बात की जाए, यहाँ पर टीडीएस का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड. सपोज कीजिए आपने 1 अगस्त को कोई रेंट पे किया है या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और इसका टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने के लिए आपके पास 30 days का टाइम है, यानी कि 30 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, आप इसका पेमेंट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ. नेक्स्ट है हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स. कैसे और कब हमें टीडीएस रिटर्न्स को फाइल करना होता है. सो फाइलिंग टीडीएस रिटर्न्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन हु हैव डिडक्टेड टीडीएस. जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उन सभी के लिए अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करना जरूरी है. कुछ फॉर्म्स होते हैं. सबसे पहला आता है फॉर्म 24Q. यहाँ पर जो टीडीएस चार्ज होता है वो सैलरी पर होता है, जिसका 4 क्वार्टर्स हमारे पास है. क्वार्टर नंबर 1 जो 31 जुलाई तक होगा, क्वार्टर 2 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 31 जनवरी एंड क्वार्टर 4 31 मई. ये क्वार्टर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, इसमें आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है. देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है टू 31 जुलाई. क्वार्टर का मतलब है पीरियड ऑफ 4 months. सो अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई आपका पहला क्वार्टर है जिसके बीच में आप टीडीएस अपना फिल कर सकते हैं फॉर्म एज पर 24Q. नेक्स्ट अगर आपको सेकंड क्वार्टर में सपोज पेमेंट करना है तो उसके लिए 31 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं. क्वार्टर थर्ड के लिए 31 जनवरी एंड क्वार्टर 4 के लिए 31 मई. नेक्स्ट अगर हम बात करें 27Q की, तो यहाँ पर सारे टीडीएस का पेमेंट आप एज ए रिटर्न फाइल कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरीज. अब यहाँ पर सैलरी का पॉइंट ऑलरेडी 24Q में कवर हो गया है, तो इसीलिए 27Q में रिमेनिंग चीज़ों के ऊपर बात की जाती है. बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा नॉन रेजिडेंट्स की बातें हो रही हैं. क्वार्टर सेम फॉलो होगा, इसमें कोई भी चीज नहीं है. नेक्स्ट अगर आप बात करें फॉर्म 26Q भी, यहाँ पर टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है एंड 26QC टीडीएस ऑन रेंट की बात की जाती है. दोनों में ही जो ड्यू डेट है वो है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड. यहाँ पर ये जो चीज मैंने आपको समझाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है. ठीक है,
30 days from the end of the month in which TDS is deducted. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास TDS सर्टिफिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सो TDS सर्टिफिकेट क्या है? TDS certificates have to be issued by a person deducting TDS to the SSC from whose income TDS was deducted while making the payment. जैसा कि A ने B को कंसल्टेंसी फीस जब चार्ज की थी तो TDS डिडक्ट कर लिया था. सो यहाँ पर मिस्टर ए को मिस्टर बी के पास एक TDS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये प्रूफ होगा कि TDS चार्ज हो चुका है और मिस्टर बी आगे इस TDS सर्टिफिकेट से की हेल्प से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं? 4 फॉर्म्स ध्यान रखिएगा. फॉर्म 16 से स्टार्ट होता है. 16, 16A, 16B, 16C. वही सीक्वेंस है जो सीक्वेंस यहाँ पर आपने देखा. पहले आप बात करेंगे सैलरी पेमेंट्स की, फिर नॉन सैलरी पेमेंट्स, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट. देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी आप किसी जॉब को स्टार्ट करते हैं आपको सैलरी मिलती है. फिर उसके अलावा आप नॉन सैलरी चीज़ों के ऊपर सोचने लग जाते हैं. देन आपके पास जब थोड़ा और सैलरी आती है तो आप सोचते हैं कि अब हम प्रॉपर्टी अपना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल. और उसके बाद आपको उन प्रॉपर्टीज से रेंट मिलने लग जाता है. तो इस स्टोरी के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं कि पहले सैलरी आएगा, फिर नॉन सैलरी पेमेंट्स आएगा, फिर सेल ऑन प्रॉपर्टी आएगा एंड देन रेंट आपका फोर्थ पॉइंट है. 16, 16A, 16B एंड 16C. अब इनका पेमेंट की बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, तो TDS जो है यहाँ पर ईयरली चार्ज किया जाता है. अगर सैलरी बेसिस पे बात करें, ड्यू डेट आती है 31 में. अगर आप नॉन सैलरी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्वार्टरली होता है, 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये हर एक ट्रांजेक्शन पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे TDS चार्ज कर सकते हैं और इसका भी ड्यू डेट 15 डेज होगा फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. रिटर्न फाइल करने से 15 डेज के अंदर TDS सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं. क्लियर? एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, TDS के रेट चार्ट्स. सो ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अकॉर्डिंग रिसेंटली जो न्यू रेट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में अप्लाई होंगे उसके लिए मैंने ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को अगर आप पढ़ लेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा. इसीलिए मैं इसे चार्ट फॉर्म में लेकर आई हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो हर एक पॉइंट को समझना. सो पहला जैसे कि सेक्शन का कॉलम है, दूसरा है नेचर ऑफ पेमेंट, देन आपके पास थ्रेशोल्ड लिमिट आती है और फिर आपके पास इंडिविजुअल या HUF के अकॉर्डिंग क्या TDS रेट्स हैं वो बताएगा और अदर TDS रेट अगर चार्ज किया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. सबसे पहले 192 से ये स्टार्ट होते हैं, ये तो ध्यान रखिएगा. ठीक है, फॉर्म जो होते हैं सर्टिफिकेट्स के वो 16ABC होते हैं, बट यहाँ पर जो रेट्स चार्ज किए जाते हैं वो 192 सेक्शन से स्टार्ट होते हैं. तो पहले जैसा कि मैंने कहा सैलरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी हमें मिलेगी. बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है किसी इंडिविजुअल की, 2.5 लाख रुपए होती है. यहाँ पर जो TDS चार्ज किया जाता है ये स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है. ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये तो आपको बेसिक पता होगा कि 2.5 लाख से 5 लाख की क्या लिमिट है, फिर उसके बाद क्या लिमिट है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं. और अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें मेरी वीडियो पे भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी जिसमें आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं. पहला होता है 192 सैलरीज, सेकंड है 192A. सैलरी के बाद आप क्या करेंगे, EPF के बारे में सोचेंगे. सो प्री मिच्योर EPF विड्रॉल, लिमिट क्या है इसकी 50,000. टैक्स कितना TDS कितना चार्ज किया था 10%, और अगर अदर TDS है वो भी 10% ही चार्ज किया जाएगा. नेक्स्ट आप सोचते हैं थोड़ा पैसे आ गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला 193 की लिमिट है 10,000. भाई इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं होगा, गवर्नमेंट है वैसे भी, तो इंटरेस्ट की लिमिट है 10,000, स्लैब रेट्स है 10%. देखिए जो रेट सेम है उन्हें याद करना ईजी होगा, तो उन्हें आप स्टोरीज के फॉर्म में याद कीजिए, चाहे लॉजिकली याद कीजिए, चाहे जैसे भी याद कीजिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू के पॉइंट्स, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट है 194 डिविडेंड. डिविडेंड का कितना अमाउंट है, 5,000 है, 10%. 194A, इंटरेस्ट इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन डिपॉजिट्स. अगर बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट इशू हुआ है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका है 40,000, बट अगर सीनियर सिटीजन है उसके लिए लिमिट है 50,000. अगेन यहाँ पर भी 10% चार्ज किया जा रहा है.
अगर किसी और तरीके से आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी अमाउंट 5000 है, अगेन 10%। ये ध्यान रखना 194B, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये लॉटरीज, पजल्स और गेम्स के लिए है। 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है और 30% इस पे टीडीएस चार्ज किया जाता है। ठीक है, जो भी जैसे केबीसी का गेम है उस पर टीडीएस 30% चार्ज किया जाता है। ऐसे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रख सकते हैं। 194B बी आ गया, इसमें केबीसी का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। और 10,000 से ऊपर टीडीएस जब चार्ज किया जाता है तो वो होता है 30%। ठीक है, तो जो 10% वाली अमाउंट है वो ये है, जिसमें पहले आ गया आपका सैलरी, फिर आ गया ईपीएफ, फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट इशूड बाय बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सिक्योरिटीज एंड लॉटरीज का 30%। अगर हॉर्स सेल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 30% है। 10,194 BB। ठीक है, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो 30,000। और भाई पेमेंट्स तो बहुत हैवी अमाउंट की होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1% टीडीएस चार्ज किया जाता है। एक बार आप इस वाले कॉलम को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ इतना आप रेट ध्यान रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, उतने से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 194C ये भी सेम है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंगल पेमेंट की बात हो रही है, दैट इज 30,000। बट अगर एग्रीगेट पेमेंट लिया जाए, टोटल पेमेंट लिया जाए, तो वहां पर 1,00,000 रुपीज का अमाउंट आपका थ्रेश होल्ड लिमिट बनेगा। डी फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज का क्या है, इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है, 15,000। बट अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज है, उसके लिए भी 194D में ही आप टीडीएस चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5% का टीडीएस चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कोई भी इंश्योरेंस पर टीडीएस नहीं है। फिर डी ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, 1,00,000 की लिमिट है 5% टीडीएस के साथ। नेक्स्ट हम बात करें 194F, तो म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि जो यूटीआई के थ्रू आप करते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बट 20% टीडीएस यहाँ पे चार्ज किया जाता है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर कमीशन ले रहे हैं ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे, तो 15,000 लिमिट है, 5%। ये 194G याद रख लीजिएगा। 194H इंपॉर्टेंट है, कमीशन और ब्रोकरेज 15,000 5%। नेक्स्ट 194I, आप आई या फिर इसको एक तरह से एल याद रखना, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, 2,40,000 10%। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, 194I दूसरा किसमें है, प्लांट एंड मशीनरी पे जो रेंट जा रहा है, अगेन सेम अमाउंट है, बट यहाँ पे टीडीएस का परसेंट सिर्फ 2% है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट 194J टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है, 30,000 टेक्निकल सर्विसेज 2%। और 194J में एक और आता है, जब आप प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 और इसका परसेंटेज है 10%। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो हाँ, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर भी नॉन अवेलेबिलिटी, क्रिप्टो ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो लेटेस्ट है 194S के अंदर। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका एज पर लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे टीडीएस कितना चार्ज किया जाता है, 1% टीडीएस चार्ज किया जाता है। ठीक है, सो ये थे कुछ बातें हमारे टीडीएस को लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको टीडीएस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से शॉर्ट वीडियो था, क्विकली, जिसमें मैंने टीडीएस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है। डिटेल में इसके लेक्चर्स लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दिया है, जो कि एक रिवीजन की तरह आपके लिए हेल्प करेगा। डिटेल वीडियोस के लिए इनकम टैक्स की आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको यूके पीएससी प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। यूपी पीसीएल के लिए तो पूरा कॉमर्स का सीरीज मैंने डाला हुआ है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जैसे अकाउंट्स का पूरा पोर्शन वही है, ऑडिटिंग आप पूरा वही पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जैसे डिडक्शन से लेके मैंने आपको वीडियोस बता दी, टैक्स की बेसिक्स से थोड़े बहुत मैंने आपको वीडियोस दे दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी, और इस लेक्चर को भी आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और समझेंगे। सो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर एंड होता है। आप टीडीएस का अच्छे से रिवीजन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, जिसके थ्रू आप आराम से अपने टीडीएस कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लाती रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से चीज़ों को आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए और जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए। I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.